हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं, जिसका नेम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। आज हम दीपक नाइट्राइट की फुल एनालिसिस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इनकी बिजनेस को समझेंगे कि किस प्रकार की इनकी बिजनेस है, किस प्रकार के ये प्रोडक्ट्स यानी कि किस प्रकार के ये केमिकल्स बनाती है, ज्योग्राफिकल प्रेजेंस इनका कैसा है, मार्केट शेयर इनका कैसा है, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। साथ ही साथ फंडामेंटल्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, चार्ट्स, ये सारी चीज़ों के ऊपर अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। एंड लास्ट में हम लोग यहाँ पर इसकी फ्यूचर ग्रोथ से रिलेटेड भी बातें करेंगे। और अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो क्या ये डिसीजन हमारी सही होगी या फिर हम कोई गलती करने वाले हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर अभी जो भी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी इस स्टॉक से रिलेटेड, वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होंगी। तो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइज मत समझना। आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस स्टॉक के ऊपर खुद से पहले स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेनी है। मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कंसल्ट करनी है। चलो वीडियो को अब शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का इंट्रो यहाँ पर हम जानेंगे, ठीक है। तो देखो, बेसिकली कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड और ये देखो इनकॉर्पोरेटेड इन 1970, ठीक है। तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। एंड ये जो कंपनी, ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक मिड कैप कंपनी है। और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले मतलब 14-15 सालों में काफ़ी बढ़िया रिटर्न दे चुकी है। वो आगे मैं डेटा आपको दिखाऊंगा। बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पर बने हैं इन्वेस्टर्स की। जिन लोगों ने यहाँ पर शुरू से मतलब इन्वेस्टेड रहा है, अगर 8-10 सालों से अभी तक कोई इन्वेस्टेड है, तो यहाँ पर उनकी जो रिटर्न्स है यार बहुत ही बेहतरीन होंगे, ठीक है। अभी वो डेटा भी हम लोग देखेंगे कि कितने रिटर्न्स अभी तक इन्वेस्टर्स को बनाकर दी है इस कंपनी ने, इस स्टॉक ने, ठीक है। देखो, यहाँ पर केमिकल की बात करें तो जो हमारे इंडियन केमिकल सेक्टर है उसके अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं और सभी कुछ ना कुछ मतलब सब कैटेगरी जो होती है उसके अंदर मार्केट लीडर हासिल की हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर पीआई इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये एग्रोकेमिकल के अंदर मार्केट लीडर बनी हुई है। इसके अलावे अगर हम फाइन ऑर्गेनिक्स की बात करें तो ये ओलियोकेमिकल के क्षेत्र में मार्केट लीडर बनी हुई है। इसी प्रकार से और भी काफ़ी सारे अलग अलग जो कंपनियां हैं वो अपने अपने क्षेत्र में लीडरशिप हासिल की हुई है। अब ऐसा नहीं कि सारी की सारी जो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनियां वो लीडरशिप ही हासिल की हुई है, थोड़ी सी नीचे भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर दीपक नाइट्राइट की बात करें तो ये जो कंपनी है ये भी केमिकल की एक सेगमेंट के अंदर लीडरशिप हासिल की हुई है। और ये किस सेक्टर से बिलोंग करती है? केमिकल सेक्टर से तो बिलोंग करती है। इसके अंदर अगर हम सब कैटेगरी की बात करें तो वो है कमोडिटी केमिकल। तो कमोडिटी केमिकल से बिलोंग करने वाली ये एक कंपनी है। कमोडिटी केमिकल्स ये कंपनी बनाती है, ठीक है। जिनका यूज क्या क्या होता है वो आगे हम लोग जानेंगे। तो चलो यहाँ पर शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। दीपक नाइट्राइट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स बेसिक इंटरमीडिएट्स फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, ठीक है, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स एंड फिनोलिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर बिजनेस ओवरव्यू के अंदर देखें तो देखो यहाँ पर काफ़ी बड़ी बात लिखी हुई है। दीपक नाइट्राइट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड ट्रस्टेड केमिकल इंटरमीडिएट्स कंपनी इन इंडिया, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है इंडिया की केमिकल सेक्टर में, ठीक है। इट हैज़ 30+ प्रोडक्ट्स, 56+ एप्लीकेशंस एंड 1000+ क्लाइंट्स। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर इनका बिजनेस है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिनॉल एंड एसीटोन सिंस 2019 इन इंडिया। तो फिनॉल एंड एसीटोन की जो केमिकल है उसे बनाने में ये एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुकी है 2019 में, ठीक है। तो 2019 से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाली कंपनी बन चुकी है फिनॉल और एसीटोन की, ठीक है। अब मार्केट पोजीशन की यहाँ पर बात की जाए तो देख सकते हो 75% का मार्केट शेयर ऑन करते ये कंपनी किस केमिकल के क्षेत्र में? सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट एंड नाइट्रोटोल्यूइंस, ठीक है। तो ये सब जो केमिकल के सेगमेंट है इनके अंदर
75% की मार्केट शेयर है दीपक नाइट्राइट की। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर लीडरशिप हासिल की हुई है, काफ़ी बढ़िया मोनोपोली बनाई हुई है इस कंपनी ने। अब यहाँ पर हम अगर देखें नेक्स्ट, द कंपनी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन सब्सटीट्यूटिंग the majority of the local market imports of phenol and acetone and attained a market share of about 50%। ठीक है, तो फिनॉल एंड एसीटोन की क्षेत्र में अगर बात की जाए तो लोकल मार्केट के अंदर इन्होंने 50% का मार्केट शेयर लिया हुआ है, पकड़ा हुआ है, जो भी अगेन काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। इट इज ऑल्सो अमोंग द टॉप 3 ग्लोबल प्लेयर्स, ठीक है, फॉर जाइलिडीन्स, क्यूमिडीन्स एंड ऑक्जिम्स। ठीक है, तो ये जो केमिकल्स हैं, इन तीनों केमिकल्स के अंदर ये टॉप 3 ग्लोबल प्लेयर्स के अंदर आती है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। एंड उसके बाद यहाँ पर मतलब वही चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफरिंग्स के अंदर। FY22 का यहाँ पर डेटा दिया गया है, अभी 24 के अंदर थोड़ी सी चेंज आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो स्क्रीनर पे यही सारी डेटा उपलब्ध है अभी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आगे चलकर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई होगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम FY22 के अकॉर्डिंग बात करें तो फिनोलिक्स के सेगमेंट से इनकी जो रेवेन्यू है वो FY22 में 62% थी। ठीक है, फिनोलिक्स के सेगमेंट से। अब देखो यहाँ पर फिनोलिक्स में देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो देखो यहाँ पर द कंपनी मैन्युफैक्चर्स फिनॉल, एसीटोन एंड IPA। यूजर इंडस्ट्रीज आर फार्मास्यूटिकल, पेंट्स, एडेसिव्स, थिनर्स, प्लाई, लेमिनेट्स। ये सारी जो चीज़ें हैं इसे बनाने में यूज किया जाता है फिनॉल, एसीटोन जो ये बनाती है उस केमिकल का। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट है प्रोडक्ट इनका बेसिक इंटरमीडिएट्स का, जिनके अंदर देखो किस किस प्रकार की केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है, नाइट्राइट्स, नाइट्रोजन, टोल्यूडिन्स एंड फिर फ्यूल एडिटिव्स यूज्ड इन कलरेंट्स, पेट्रोकेमिकल्स, रबर्स, एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स। तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर ये यूज किए जाते हैं ये केमिकल्स। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हम देखें फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल की बात करें तो इससे 12% की रेवेन्यू आती है। ठीक है, FY22 में ये बताया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी केमिकल बनाती है, जाइलिडीन्स, ऑक्जिम्स एंड क्यूमिडीन्स अमॉन्ग अदर स्पेशलिटी केमिकल्स। और यहाँ पर किस चीज़ में यूज की जाती है, ठीक है, देखो एग्रोकेमिकल्स, कलर्स एंड पिगमेंट्स, पेपर, पर्सनल केयर, फार्मास्यूटिकल्स, इन सारी प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज किए जाते हैं वो केमिकल्स। ठीक है, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स से 8%। इसके अंदर देखो जो केमिकल बनाती है उसका यूज किस किस चीज़ में होता है, डिटर्जेंट्स में होता है, यूज्ड इन पेपर, टेक्सटाइल, कोटिंग, एप्लीकेशंस इन प्रिंटिंग एंड फोटोग्राफिक पेपर। ठीक है, इन चीज़ों में। अब यहाँ पर नेक्स्ट ज्योग्राफिकल स्प्लिट के अंदर देखें तो देखो ये है रेवेन्यू स्प्लिट ज्योग्राफिकल, जिसके अंदर देखो एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो अच्छी बात है कि ज़्यादा ये डिपेंडेंट नहीं है एक्सपोर्ट के अंदर, डोमेस्टिक से ही इनकी रेवेन्यू काफ़ी बेहतरीन आ रही है 78% की। तो बहुत ही बढ़िया बात है कि इनको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा है, क्योंकि विदेश में कुछ भी एक्सपोर्ट के लिए रूल्स रेगुलेशंस आ सकती हैं, तो उसके वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और वहाँ पर अगर मतलब इनका जो मतलब ऑर्डर्स है वो कैंसिल करके विदेश में किसी दूसरे कंट्री से ऑर्डर्स लेने लगे, किसी दूसरे कंपनी से लेने लगे, तो ऐसे में इनका नुकसान हो सकता था। लेकिन डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक में ज़्यादा अच्छी बात यह है कि घर से ही इनका माल बिक रहा है, मतलब इंडिया से ही बिक रहा है। ठीक है, तो निर्भर ये एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा नहीं है, अच्छी बात है। तो देखो एक्सपोर्ट मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय यूरोप, द US एंड एशिया मिडिल ईस्ट, इससे 22% और डोमेस्टिक से 78%। बहुत ही बढ़िया बात है। बाकी जो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है हमारी, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट से कमाई कर रहे हैं, और इस वजह से उनकी जो अभी ग्रोथ है थोड़ी सी रुक गई है, क्योंकि इंडियन केमिकल सेक्टर की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी रुकी हुई आपको देखने को मिल रही होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो चाइना है वो केमिकल सेक्टर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। ठीक है, और थोड़ी सी ये अभी
अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कम कर दी थी लॉकडाउन के वक्त से, तब से यहाँ पर जो इंडियन केमिकल्स की डिमांड है वो बढ़ गई थी, इसलिए इंडियन केमिकल सेक्टर की भी स्टॉक्स बढ़ी थी। लेकिन अभी चाइना फिर से केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया है, तो फिर उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इस वजह से इनकी जो है वो कमी देखने को मिल रही है। अब ये लोग जो है इंडियन केमिकल कंपनीज, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग की और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। एंड उसके बाद आगे ऐसा कहा गया है जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू कि FY24 के लास्ट तक या फिर FY25 तक ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। यहाँ पर जब कैपेसिटी बढ़ जाएगी इंडियन केमिकल स्टॉक्स की, तो एक्सपोर्ट्स ये लोग ज़्यादा ज़्यादा कर पाएंगे और कम मार्जिन में भी एक्सपोर्ट करेंगे, तो भी ओवरऑल ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो रेवेन्यू अच्छी खासी बन जाएगी। ठीक है, प्रॉफिट अच्छी खासी बन जाएगी, मार्जिन भी ठीक ठाक बन सकती है। तो ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डोमेस्टिक से ही 78% आ रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट एप्लीकेशन की बात करें तो वो तो अभी हमने देखा ही, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें लिखे हुए फार्मास्यूटिकल के अंदर इनके केमिकल्स यूज किए जाते हैं, एग्रो केमिकल्स, रेजिन्स, पर्सनल केयर, पेट्रोकेमिकल्स, एडेसिव्स, डाइज एंड पिगमेंट्स, पेपर कोटिंग्स, फ्यूल एडिटिव डिटर्जेंट्स, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनके अंदर इनके केमिकल्स को यूज किया जाता है। क्लाइंटल की बात करें तो इनके क्लाइंट्स भी काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज हैं, ठीक है। देख सकते हो यूनिलीवर, इंडियन ऑयल, बेयर क्रॉप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, निरमा, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें FY22 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर देखो दीपक नाइट्राइट हैज 6 फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एट 5 लोकेशंस इन 3 स्टेट्स, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर R&D सेंटर की बात करें तो Q2 FY24 में कंपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी R&D सेंटर के लिए वडोदरा में, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, Q2 FY24 में। अब यहाँ पर हम एक्सपेंशन प्लान्स को देखें तो कंपनी लगातार एक्सपेंशन और कैपेक्स भी कर रही है काफ़ी बढ़िया तरीके से, और सभी जो मतलब लगभग जो इंडियन केमिकल स्टॉक्स हैं तो उनकी कंपनी अभी एक्सपेंशन कर रही है काफ़ी तेज़ी से, ठीक है, ताकि एक्सपोर्ट को ज़्यादा ज़्यादा कैप्चर कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन्होंने लैंड एक्वायर किया था किस जगह पर, रोहा, देखो हैदराबाद, ठीक है, लैंड एक्वायर्ड इन हैदराबाद एंड इन रोहा फॉर RS 141 करोड़ का लैंड एक्वायर किया था एक्सपेंशन के लिए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है। और द कंपनी विल बी इन्वेस्टिंग RS 300 करोड़ इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स के लिए 300 करोड़ यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। अब यहाँ पर किस चीज़ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो इनकी है वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज फॉर एग्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, तो यहाँ पर ये एक्सपैंड कर रहे हैं नए प्रोडक्ट्स में जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज के थ्रू वो केमिकल बनाई जाती हो जो कि फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर की जा रही है। अनदर अमाउंट ऑफ RS 100 करोड़, ठीक है, तो 100 करोड़ अलग से यहाँ पर ये लोग जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपेंशन में भी खर्च कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 700 करोड़ का अलग से यहाँ पर ये भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, मतलब एम्स टू ऐड हाई वैल्यू सॉल्वेंट्स के लिए, ठीक है, इनके लिए भी 700 करोड़ का मतलब एक्सपेंशन करने वाले हैं। और देखो ये बताई जा रही है FY24 तक ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो चलो अच्छी बात है। और नेक्स्ट यहाँ पर हम बढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट के अंदर, ठीक है, इसमें पूरी हो गई है। हाँ, इन्वेस्टमेंट के अंदर देखें तो इनकी कुछ सब्सिडरी कंपनीज भी हैं जिनके अंदर भी इनके इन्वेस्टमेंट है ठीक ठाक। 599 करोड़ इन DCTL इनकी सब्सिडरी है, और यहाँ पर आउट ऑफ विच 100 करोड़ वाज इन्वेस्टेड इन Q2 FY24, तो FY24 में मतलब इन्वेस्ट किया था 100 करोड़, ठीक है। और यहाँ पर DNL में देखें, DNL इन्वेस्टेड RS 17 करोड़ इन इक्विटी ऑफ दीपक ओमन इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पर दीपक नाइट्राइट ने इन्वेस्ट किया 17 करोड़ यहाँ पर
दीपक ओमन इंडस्ट्रीज के अंदर, जो भी इसी की सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। इट होल्ड्स 32% स्टेक, ठीक है। तो यहाँ पर 32% का स्टेक ली हुई है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड ने। तो ये जो सब्सिडरीज हैं, जो दीपक ओमन इंडस्ट्रीज हमने देखे, फिर इसके अलावा जो और भी यहाँ पर हैं इनकी सब्सिडरीज, DCTL, तो ये सब कंपनियां ग्रो करती है, तो दीपक नाइट्राइट को भी फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर दीपक नाइट्राइट ने ये सब सब्सिडरीज कंपनी जो इनके हैं उनमें भी इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अब हम इनके फंडामेंटल्स की ओर ध्यान देंगे। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अभी हमने ले लिए हैं कंपनी से रिलेटेड, ठीक है। अब फंडामेंटल्स की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो देखो, मार्केट कैप की बात की जाए तो अभी के टाइम में 30,140 करोड़ की मार्केट कैप है। तो ये एक मिड कैप कंपनी है। तो यहाँ पर रिस्क भी आपको मॉडरेट देखने को मिलेगा और रिवॉर्ड भी मॉडरेट देखने को मिलेगा। स्टॉक के पी की बात की जाए तो 38.2 है, इंडस्ट्री पी है 33.3। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पर जैसा मतलब पास्ट में परफॉर्मेंस दिए हैं कंपनी ने और उनके अकॉर्डिंग मार्केट ने इन्हें थोड़ा सा एक्सपेंसिव बना रखा है, लेकिन उतना भी खास एक्सपेंसिव नहीं कह सकते हैं, जैसा कि अभी और भी कंपनीज एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ कंपनी की जो पी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, वही केमिकल सेक्टर के जो डिमांड में कमी है उनकी वजह से, ठीक है। एक्सपोर्ट की बात करो, एक्सपोर्ट में जो डिमांड में कमी आई है उनकी वजह से काफ़ी सारे केमिकल के जो स्टॉक्स हैं वो अभी गिरे पड़े हैं, जो कि हमने एक पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, ठीक है। अब चलो यहाँ पर ROC की बात करते हैं तो 29.7% है, जो भी चलो ठीक है। डेप्ट टू इक्विटी 0.02 है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। डेप्ट है 66.9 करोड़ का, फ्री कैश है 290 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री मान सकते हैं, क्योंकि ये 290 करोड़ से जब चाहे तब अपना डेप्ट खत्म कर सकता है, ठीक है। करेंट प्राइस की बात करें तो 2213 है, बुक वैल्यू 318, ROE बढ़िया है 22.7% का। 52 वीक हाई की बात करें तो 2521 है, और लो की बात करें तो 1801 है। डिविडेंड यील्ड है 0.34% की, फेस वैल्यू है 2 रुपये की, EPS है 58 रुपये की। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम PE की चार्ट देखें तो ये 5 ईयर का चार्ट है। तो देखो यहाँ पर 5 ईयर से कुछ ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये एक्सपेंसिव हुआ है, भले ही थोड़ा सा सस्ता भी हुआ था। तो लगभग यहाँ पर इसी के रेंज में चल रहा है। देखो अभी 40 से 42-43 यहाँ पर देखो 42-43 का जो लेवल है ये सबसे हाई पी है, ठीक है, पिछले 5 सालों में देखोगे तो अभी लगभग यहाँ पर है कितना हमने पी देखा था, यहाँ पर 38 के लेवल पर है, ठीक है। और लगभग अगर हम अप्रैल मई के टाइम की बात करें 2023 में, तो यहाँ पर और भी सस्ता था स्टॉक, लगभग 26, 26, 27, 28 इतने पी पर था, ठीक है। 25 के नहीं, मतलब लगभग 27-28 के पी पर अवेलेबल थे उस समय, ठीक है। अभी 38 के पी पर है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, पिछले कुछ सालों की डेटा यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इससे पहले वाली डेटा अगर आपको देखनी है पूरी हिस्ट्री, तो आप स्क्रीनर पे विजिट कर लेना। यहाँ पर हम मार्च 2022 में देखें तो 6802 करोड़ है, मार्च 2023 में हो गई 7972 करोड़। अब TTM में घट गई 7517 करोड़, ठीक है, सेल्स की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो यहाँ पर ये वाला तो है 776 करोड़, एंड उसके बाद 1067 करोड़, फिर यहाँ पर घट गई 852 करोड़, और फिर घट गया 791 करोड़। जैसा कि यहाँ पर देखो OPM की परसेंटेज की बात करें तो देखो काफ़ी घट गई है। जैसे पहले था 29% और 24%, जो कि अब हो चुकी है 16% और 15%, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है उसमें कमी देखने को मिल रही है, और इस वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी घटते हुए देखने को मिल रही है। तो चलो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। तो पिछले 5 सालों में इनका सेल्स ग्रोथ रहा है 37% का, 3 सालों में 24% का, TTM में काफ़ी ख़राब है -5% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 सालों में चलो बहुत बेहतरीन है 59% का, लेकिन 3 सालों में सिर्फ 11% का, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन उससे भी ख़राब यहाँ पर तब है जब यहाँ पर देखो TTM में -11% है। तो काफ़ी उठापटक हुई है यहाँ पर। देखो ये जो 5 साल की डेटा ये काफ़ी बेहतरीन रही थी,
3 साल में देखो 24% सेल्स ग्रोथ तो आई, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ कुछ खास नहीं हो पाई, सिर्फ 11% की। अब टीटीएम के अंदर देखो तो सेल्स ग्रोथ भी घटी है और प्रॉफिट ग्रोथ भी घटी है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनसे थोड़ी बहुत इनकी कमी देखने को मिली है, मतलब इनके डिमांड्स के अंदर। लेकिन अगर हम ओवरऑल केमिकल सेक्टर के सभी स्टॉक्स से अगर तुलना करें तो फिर भी यहाँ पर कुछ ठीक है, उनके मुकाबले में वहाँ पर और भी ज़्यादा खराब स्थिति बन गई है, ठीक है, जो कि ज़्यादातर डिपेंडेंट थे एक्सपोर्ट के ऊपर, उनकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई है चाइना की वजह से, ठीक है। अब स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है, पिछले 10 सालों में 47% के सीएजीआर से इसके स्टॉक की प्राइस बढ़ी है, तो इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिला होगा, ठीक है। अब 5 सालों की बात करें तो यहाँ पर 52% है, 3 साल की बात करें तो सिर्फ 10% है, 1 साल की बात करें तो 23%। तो स्टॉक का जो प्राइस है वो काफ़ी बेहतरीन परसेंटेज से बढ़ा है। अब यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी ठीक है, 10 साल का तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन देखो 5 सालों में 32%, 3 सालों में 32% और लास्ट ईयर में 23%। चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम बैलेंस शीट के अंदर देखें तो कैश रिजर्व चलो बढ़िया है 4315 करोड़ का, और यहाँ पर बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग देखो काफ़ी कम है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। तो बोरोइंग यहाँ पर देखो घटते हुए आई है, 67 करोड़ की है। तो चलो कैश रिजर्व यहाँ पर इतना है तो बहुत ही बढ़िया बात है, पॉजिटिव साइन है एक। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम यहाँ पर बात करें तो 50% से थोड़ा सा यहाँ पर कम देखने को मिल रही है, लेकिन उतना भी कम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फिर भी अगर हम पिछले 3 क्वार्टर से बात करें तो जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो एकदम स्टेबल है, ठीक है, 49.13% की। यहाँ पर फिर एफआईआई की बात करें तो देखो यहाँ पर घट गई है, ये जो क्वार्टर्स हैं इनमें देखो पहले 8.09% थी, जो कि घटकर सितंबर 2023 में 6.47% हो गई, एंड उसके बाद थोड़ी सी एकदम माइनर सी यहाँ पर खरीदी गई है, 6.48% हो गई है दिसंबर 2023 के क्वार्टर में, ठीक है। अब यहाँ पर हम डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने काफ़ी खरीदा है यहाँ पर ठीक ठाक, 15.61% थी, जो कि बढ़कर यहाँ पर 17.96% हो गई, एंड उसके बाद 18.87% हो गई। तो चलो बढ़िया बात है कि जो एफआईआई ने बेचा है वो डीआईआई ने खरीदा है, साथ ही साथ यहाँ पर पब्लिक ने भी बेचा है, जो कि एक अच्छी बात होती है, ठीक है। पब्लिक बेचे और एफआईआई डीआईआई या फिर प्रमोटर खरीदे तो एक पॉजिटिव साइन माना जाता है, ठीक है। लेकिन यही अगर इसका उल्टा बोले, एफआईआई डीआईआई एंड प्रमोटर्स बेच रहे हैं और पब्लिक खरीद रहा है, तो एक नेगेटिव साइन मानी जाती है, ठीक है। तो पब्लिक 27.16% थी, जो कि फिर यहाँ पर घटकर 26.45 हो गए, और फिर घटकर यहाँ पर 25.52% हो गई। तो यहाँ पर पब्लिक और एफआईआई ने जो ट्रिम किया वो सारा का सारा यहाँ पर डीआईआई ने खरीदा है। तो चलो एक पॉजिटिव साइन मान सकते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी ठीक ठाक है, 49% है अप्रोक्स, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो हम रिटर्न्स की बात करें तो ऑल टाइम रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग ये मतलब अक्टूबर 2010 से है, ठीक है। यहाँ पर देखो कैसा फेज था, तो इधर ही जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके सब्र का इम्तिहान लिया जाता है, ठीक है। बाकी तेज़ी तो इधर से ही आने स्टार्ट हुई है, यहाँ से भी अगर कोई इन्वेस्ट करके रखता तो बढ़िया प्रॉफिट रहता, ठीक है। और अभी तक इन्वेस्टर्स को देखो कितनी बढ़िया यहाँ पर रिटर्न्स मिल चुके हैं, 12,331%, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। और कितने सालों में, ये 2010 का डेटा है, तो अभी लगभग 14 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो बढ़िया रिटर्न इन्वेस्टर्स को कमा कर दी है इस स्टॉक ने। अब यहाँ पर हम चार्ट के अंदर देखें तो देखो कुछ इस प्रकार की पैटर्न बन रही है, और यहाँ पर देखो कुछ इस ट्रेंड के अनुसार जाने की कोशिश कर रही है यह स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने ट्रेड भी लिया होगा, हो सकता है यहाँ पर ट्रेड लिया, यहाँ पर सेल किया, फिर इधर गिरा इस लेवल पर, तो यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर सेल किया, फिर यहाँ गिरा, यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर सेल किया, इस प्रकार से फिर यहाँ पर बाय जो लोग किए हैं वो अब नेक्स्ट आगे जाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, गाड़ी अभी यहाँ तक पहुँची है। हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि फिर से यहीं पर चल जाए, हो सकता है कि यहाँ पर फिर से नीचे आ जाए और भी नीचे चला जाए, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक जो ट्रेंड बनती है उनके अकॉर्डिंग अनुमान ये लगाया जाता है कि इस अनुसार से जाएगा तो हमें कैसे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस प्रकार से बनाते हुए ये जा रही है। ठीक है। और कुछ टाइम पहले यहाँ पर ये स्टॉक गिरकर आ गई थी, जो कि काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है। और ये सपोर्ट है 1732 का। और ये जो सपोर्ट है, जिन लोगों ने अभी बाय किया होगा, तो स्टॉक गिरी हुई फिर भी उनको अच्छे रिटर्न्स अभी तक मिल रहे होंगे। ठीक है। एंड 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये 3000 का लेवल है। ठीक है। तो यहाँ पर देखें 52 वीक हाई से जब गिरी थी स्टॉक 1700 के लेवल पर, 1732 के लेवल पर, तो वहाँ से देखा जाए तो 42% के डिस्काउंट पर अवेलेबल थी। ठीक है। तो कोई भाई ने यहाँ पर अगर बाय किया होगा, मतलब इधर बाय किया होगा, इधर बाय किया होगा, और फिर स्टॉक गिर गया, तो फिर लोग डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं, मतलब पोजीशन को कट कर लेते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको ये सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। करेक्शन में एज अ अपॉर्चुनिटी हमें देखना चाहिए। ठीक है। अगर स्टॉक पे पूरी कन्विक्शन है, पूरा विश्वास है कि हाँ मैंने जो इन्वेस्ट किया स्टॉक में वो बेहतरीन है, तो फिर डरना क्या यार। ठीक है। एक किस्त में यहाँ पर हम बाई करते जाएंगे, ऐसा नहीं कि बल्क में यहाँ पर बाई कर लिए, या फिर यहाँ पर भी बल्क में बाई करने का यहाँ पर ठीक था, चलो बॉटम एक बनी हुई थी, तो एक किस्त में यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर बाई किया, इस प्रकार से बाई किया जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही बार सारे अमाउंट डाल दिया जाए, थोड़ा सा डिस्काउंट में जब मिलता है तो थोड़ा सा और पैसा डालकर एक्यूमुलेशन करते हैं। ठीक है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर खरीदा होगा उन्हें अभी काफ़ी बढ़िया तरीके से रिटर्न मिल रहे होंगे और आगे भी मिल सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी है उनका मैनेजमेंट काफ़ी बेहतरीन है। भले ही अभी थोड़ी सी मतलब इनकी जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है और पूरे केमिकल सेक्टर की ही रुकी हुई है, लेकिन आने वाले समय में ग्रोथ डेफिनेटली बढ़ सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा है। और इंडिया का जो फोकस है वो मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है कि ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट करें और मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ही यूज किया जाए। इन चीज़ों के ऊपर फोकस भी है इंडिया का। ठीक है। तो केमिकल्स जो भी इंडिया में यूज की जाएंगी वो बाहर से नहीं मंगाई जाएंगी, घरेलू जो केमिकल्स बनते हैं उनका यूज किया जाएगा, साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी करके ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अर्निंग कर पाए, ऐसा फोकस है। ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हम लोग अगर अभी की बात करें, ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पर देखें अगर हम 52 वीक हाई से यहाँ तक का लेवल, तो लगभग 30% का डिस्काउंट है। और जो अभी लेवल पर है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम की बात करें तो लगभग 2200 के लेवल पर स्टॉक है। ठीक है। ये जो लेवल है यहाँ पर है। ठीक है। और यहाँ पर देखो कुछ दूसरे तरीके से मैंने चार्ट को यहाँ पर भी बना रखा है। ये देखो, सिर्फ जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर देख सकते हो आपको एकदम कंसोलिडेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही होगी। ठीक है। देखो कितना मतलब काफ़ी टाइम से यहाँ पर इस प्रकार से चलती आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पर इस लेवल को पकड़ी है, पहले इस लेवल पर अटकी हुई थी, यहाँ से ऐसे हुआ, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और अब ऐसे। ठीक है। इस लेवल को पकड़ी हुई है। ठीक है। ये वाले लेवल को, वैसे पहले भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दी है, 2 बार यहाँ पर गिरी है इस प्रकार से। तो काफ़ी टाइम से ये जो स्टॉक है ये मतलब रेंज में फंसी हुई है, और इस रेंज का फ़ायदा ट्रेडर्स लोग उठाए होंगे। ठीक है। यहाँ पर खरीद के यहाँ पर बेच दिया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर खरीद के यहाँ पर बेच दिया, इधर बेच दिया, या फिर अभी रुके हुए हैं यहाँ बेच दिया, यहाँ इन्वेस्ट किया यहाँ बेच दिया, यहाँ इन्वेस्ट किया यहाँ बेच दिया। इस प्रकार से लोग ट्रेड करके भी अपना मुनाफा कमा रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के जरिए। तो ये रही इनकी टेक्निकल चार्ट। अब अगर मैं अपनी बताऊं कि अगर मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, वैसे मैं इन्वेस्टेड तो हूँ इस स्टॉक के अंदर, तो हो सकता है मैं बायज हो जाऊं। तो आपको मेरी बातों में नहीं रहना, बिना खुद से रिसर्च किए, स्टडी किए कोई भी ऐसी डिसीजन नहीं लेनी है, सिर्फ मेरा कॉपी करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करना है। तो देखो यहाँ पर मैं एक मतलब ज़्यादा अमाउंट ऐड नहीं किया हूँ। ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर फ्रेश मैं इन्वेस्टर होता, मैंने अगर मुझे पहली बार इन्वेस्ट करना होता, तो मैं क्या करता, ये जो लेवल्स थे इस लेवल में मैं इन्वेस्ट करता, या फिर यहाँ पर गिरी हुई थी उस समय भी इन्वेस्ट कर सकता था। ठीक है। और अभी चूंकि यहाँ पर है, तो अभी यहाँ पर की बात करें तो अप्रोक्स 22% का डिस्काउंट है। तो ऑल टाइम हाई से बात करें तो अप्रोक्स ठीक ठाक है डिस्काउंट।
लेकिन फिर भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा सा और डिस्काउंट अगर मिल जाएगा स्टॉक में, तब हम लोग बाई करेंगे। यहाँ पर अगर फिर से आ जाए 2000 के समथिंग लेवल पर, तो यहाँ पर मैं बाय करूंगा, ठीक है। और अगर मुझे फ्रेश एंट्री लेनी है तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ 2200 के लेवल पर एंट्री, ठीक है। लेकिन एक मतलब बल्क में मैं बाय नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने बाय किया और मैं रेडी हूँ कि चलो अगर नीचे गिरकर 2000 के लेवल तक भी आ जाता है तो मैं फिर से ऐड ऑन करूंगा, ठीक है। अगर फिर यहाँ से भी नीचे गिरकर 1730 वाले लेवल पर आता है तो मैं और भी ज़्यादा एक्यूमुलेट करूंगा। तो ऐसी सोच मेरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैंने खरीदा और यहाँ पर गिर के आ गया तो यहाँ पर मैं मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया, बेचकर निकल गया, ठीक है। अब देखो ये जो लेवल की बात की जा रही है, ऐसा नहीं कि हम बीच में ही खरीद लेंगे, कहीं भी ट्रेंड में जा रहा है और वहीं पर खरीद लेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। ये जो लेवल है यहाँ पर बाई करने के लिए मैं इसलिए बोला क्योंकि सबसे पहले तो 22% का डिस्काउंट है, जो कि मेरे ख्याल से ठीक ठाक है एक पहली किस्त लगाने के लिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाने के लिए। और ये जो लेवल है ये एक माइनर सा रेजिस्टेंस भी हम लोग मान सकते हैं। जैसा कि देख सकते हो इस लेवल पर यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बना हुआ है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक माइनर सा रेजिस्टेंस भी हम लोग मान सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर मैंने बोला कि अगर मुझे खरीदना होगा तो 20% का 22% का डिस्काउंट है ही, तो थोड़ा सा खरीद लूँगा एक किस्त, और बाकी यहाँ पर गिरेगा तब यहाँ पर मैं और भी ज़्यादा ऐड ऑन करूँगा, ठीक है। लेकिन ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, आपकी सोच कुछ और भी हो सकती है। आपकी सोच ये भी हो सकती है कि चलो यहाँ पर डायरेक्ट अभी रुके रहूँगा और जब यहाँ पर आएगी तब मैं खरीदूंगा, या फिर यहाँ पर आएगी तब मैं खरीदूंगा, ठीक है। अब आता है नहीं आता है वो तो अलग बात है। तो सबकी सोच अलग अलग होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके फ्यूचर की, कि क्या चांस है कि फ्यूचर में ये ग्रो कर सकती है या नहीं, तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इंडियन जो गवर्नमेंट है उनका भी फोकस है कि जो घरेलू कंपनियां उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो इस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी मिल सकता है आगे बढ़ने के लिए। तो अच्छी बात होगी इस प्रकार की कंपनियों को बढ़ने के लिए। एंड जो कंपनी ये बनाती है केमिकल्स, उनका यूज भी देखो किस किस सेक्टर में, एग्रो केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कलरेंट्स, तो वो सब चीज़ की डिमांड आगे चलकर कैसे रहने वाली, ये भी आप लोग सोचो। तो उनकी डिमांड आगे भी रहेगी डेफिनेटली। तो इस वजह से हम मान सकते हैं कि चलो डिमांड तो आगे रहेगी इनके प्रोडक्ट्स की, ठीक है। सेक्टर जो है केमिकल, ये भी डिमांड में रहेगी आगे भी, ठीक है। ऊपर से प्रोडक्शन ज़्यादा ही होगी प्रोडक्ट्स की, तो और भी ज़्यादा इनको केमिकल्स देने होंगे, सप्लाई करने होंगे, ठीक है। तो ऐसे में सेक्टर को देखा जाए तो सेक्टर बढ़िया है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, आगे ग्रो करने वाली सेक्टर है। लेकिन कंपनी की बात करें तो देखो कंपनी भी बढ़िया मार्केट शेयर हासिल की हुई है, मार्केट लीडरशिप हासिल की हुई है अपने कुछ प्रोडक्ट सेगमेंट के अंदर, तो भी काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक कि हम अगर बोले एक्सपोर्ट की बात, या फिर जो चाइनीज केमिकल्स हैं वो अगर यहाँ पर आने लगते हैं ज़्यादा कम भाव में, तो फिर इस प्रकार की कंपनियों को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। वो मार्जिन में कमी करके बेचने लगे तो इनको भी फोर्सली मार्जिन को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्जिन को कम करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये लोग अच्छी एक्सपेंशन करके रखते हैं, कैपेक्स करके रखते हैं, ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो थोड़ा मार्जिन कम भी रहेगा और सेल्स ज़्यादा हो जाएगा। तो ओवरऑल ये लोग मतलब अच्छी प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये लोग एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर चलो फ्यूचर ठीक है इस सेक्टर में या फिर इस स्टॉक के अंदर। लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ पर जो हमें गिरावट थोड़ी सी देखने को मिली है, और जो यहाँ पर केमिकल सेक्टर की स्थिति है उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी स्टॉक के अंदर करेक्शन देखने को मिल रही है। तो इसे हम एज अ अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी एडवाइस नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मैं एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो का बहुत ही बड़ा हिस्सा, 25% से ज़्यादा हिस्सा तो कोई भी स्टॉक में लगाना ही नहीं चाहिए। 25% मैंने बहुत ही ज़्यादा बोल दिया। अप्रोक्स यहाँ पर 5% से लेकर 8% तक ही लगाना चाहिए, एक स्टॉक में वेटेज देना चाहिए पूरा पोर्टफोलियो का। ऐसा मैं सोचता हूँ यार, आप लोग की सोच भी अलग हो सकती है, ठीक है। तो इतने से ज़्यादा मैं नहीं दूंगा वेटेज। ऐसा नहीं कि 50% का वेटेज सिर्फ दीपक नाइट्राइट के अंदर दे दिया, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है, ठीक है। बाकी मिड कैप कंपनी है तो रिस्क यहाँ पर मॉडरेट है, रिवॉर्ड्स भी मॉडरेट है, और रिटर्न्स भी अभी तक काफ़ी अच्छे बना कर दिए हैं इन्वेस्टर्स को कंपनी ने।
और मार्केट कैप है 30,000 करोड़ की, तो इनकी ग्रोथ की चांसेस भी काफ़ी बढ़िया है। 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ की मार्केट कैप हो जाती है तो इसकी जो शेयर प्राइस है वो एकदम डबल हो जाएगा, ठीक है। 120 करोड़ हो जाएगी 60 से, तो 4 गुना हो जाएगा शेयर प्राइस। तो ग्रोथ की चांसेस भी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। और पूरे केमिकल सेक्टर में भी ग्रोथ के चांसेस बढ़िया हैं। सभी जो केमिकल के स्टॉक्स हैं उनमें से कुछ कुछ भी ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर भी काफ़ी अच्छे ग्रोथ के चांसेस हैं। अगर आप उन केमिकल स्टॉक्स के बारे में भी जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो। फुल एनालिसिस हमने किया अभी दीपक नाइट्राइट लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।